हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों हम लोग सारणिक पढ़ रहे थे, मतलब डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे। उसके हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, उसके कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। हमने 10 एग्जाम्पल कंप्लीट किए थे, एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने इसमें कंप्लीट कर लिया था। बच्चों आज ये रिकॉल करा दें कि यहाँ पर जो सारणिक है उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं, एक बार इस वीडियो में भी हम आपको रिकॉल करवा देते हैं। क्योंकि यहां से जो एक्सरसाइज आपका 4.2 है उसमें सारे कुछ इसी पर आधारित, इसी प्रॉपर्टीज पर आधारित सारे आपके प्रश्न होते हैं। तो प्रॉपर्टीज जब हम यूज कर लेते हैं किसी सारणिक को हल करने में, तो सारणिक का मान बहुत आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं ध्यान से समझते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करा दें बच्चों कि अगर किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल एकदम सीधी बात है बच्चों। कोई मान लेते हैं सारणिक हमारा ये है, चलो इसको डेल्टा से डिनोट कर लेते हैं, और ये सारणिक हमारा है कोई 2 गुणे 2 क्रम का छोटा सा सारणिक बनाए, तो मेरे ख्याल से उसको आराम से समझ सकते हो। 2 3 यहां पर लिख दें, 1 2 कुछ ऐसा बना दें, ठीक है। ये हमारा सारणिक है बच्चों। इसका मान तो आप बड़े आराम से बता सकते हो कि 2 का 2 में गुणा 4 माइनस 1 का 3 में गुणा 3, और यहां से इसका मान बच्चों 1 आता है, ये हमें पता है, ठीक है। इस सारणिक का मान कितना हल करोगे, कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। यदि हम इनको क्या कर दें कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल के एक दूसरा सारणिक बना लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका डेल्टा बने, तो बच्चों इन पंक्तियों को क्या कर दें, स्तंभों में बदल दें। 2 3 यहाँ पहला स्तंभ बना दें, और ये आपका 1 2 ये आपका दूसरा स्तंभ बना दें। तो इस तरीके से हमने देखो क्या किया, हमने ये सारणिक जो था पहले वाला सारणिक था उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल लिया, और मान लिया ये दूसरा सारणिक बन गया डेल्टा बन। तो अब अगर हम इसका भी मान निकालेंगे तो बिल्कुल वही मान निकलेगा। देखो 2 का 2 में गुणा 4, और यहाँ 3 का 1 में गुणा 3 एकम 3, यहाँ बताओ 1 मान निकलेगा कि नहीं। तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक का मान बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है। देख सकते हो यहाँ भी जो मान था वही परिवर्तित करने पर, मतलब पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर भी वही मान हमें मिल रहा है। हमने यहाँ पर देखा कि डेल्टा जो है वो काय के बराबर है, डेल्टा बन के बराबर है, मतलब संख्यात्मक मान बिल्कुल जस्ट बराबर। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियर बात हो गई। एक बात तो हमने प्रूव कर ली कि अगर पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणिक के मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। क्लियर बात हो गई बच्चों। पहला आपका ये गुणधर्म है। दूसरी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है, देखो यहां पर ये दूसरी प्रॉपर्टी है कि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों को बदल दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है बच्चों। क्या होता है, क्या होता है, यही मान लेते हैं सारणिक हमारा ये सारणिक है, ठीक है। इसी को समझो कि अगर ये सारणिक है बच्चों, ये हमारा कोई सारणिक है, और यहां पर क्या करें, 2 स्तंभों को आपस में बदल दें या 2 पंक्तियों को बदल दें, किसी 2 को बदलें, या तो पंक्तियों को आपस में बदल लें, एक्सचेंज कर लें, पहले को दूसरा बना दें, दूसरे को पहला बना दें, और या फिर स्तंभों को पहला दूसरा बना दें, दूसरे को पहला बना दें। तो यहां पर अगर ऐसा कर पाएंगे तो अभी आपका सारणिक का मान तो वही रहता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे ये हमारा सारणिक है, तो बच्चों अगर इसी को क्या करें, यहां पर इस पंक्ति को यहां कर दें और इस पंक्ति को यहां कर दें, मतलब पंक्तियों को आपस में बदल दें, तो बदलने से क्या हो जाएगा, देखो यहां पर लिख दें पंक्तियों को आपस में बदलने पर, पंक्तियों को बदलने पर, अगर पंक्तियों को बदल देंगे तो हमारा कोई नया सारणिक मान लेते हैं डेल्टा बन के तैयार हो गया। भाई इस पंक्ति को हम यहां पर कर देंगे और पहली वाली पंक्ति को दूसरा, दूसरी वाली पंक्ति को पहला, तो यहाँ पर 1 2 ये आपकी जो दूसरी पंक्ति थी हमने पहली पंक्ति बना ली, यहाँ पर जो पहली पंक्ति थी उस पर उसको हमने दूसरी पंक्ति बना लिया। तो बच्चों ये हमारा सारणिक हो गया। अब इसका भी प्रसार करोगे तो आंसर तो आपका 1 आएगा, लेकिन उसका निशान बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि पंक्तियों को स्तंभों में, पंक्तियों, एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति में और दूसरे को पहली पंक्ति में कर दिया जाए तो क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, इस वाले स्तंभ को यहां कर दें, इस वाले स्तंभ को यहां कर दें, मतलब स्तंभों को भी बदलने पर वही बात है, पंक्तियों को बदलने पर भी वही बात है। क्या बात है कि भाई उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब हमने पंक्तियों को बदला
तो बच्चों इसका मान कितना प्राप्त होगा, देखो 3 एकम 3 माइनस 2 का 2 में गुणा 4 और इस तरीके से देखो -1 मिल गया। बच्चों मान तो वही है, देखो एक यहां भी है एक यहां भी है, मतलब पंक्तियों को बदलने से भी मान पर कोई फर्क नहीं, केवल चिन्ह उसका बदल जाता है। पहले चिन्ह प्लस था तो अब चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो गया, बस इतना फर्क होता है। ठीक है, क्लियर बात है। तो बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी भी आपके समझ में आ गई होगी कि यदि किसी भी सार्डिक की दो पंक्तियों को आपस में बदल दें या दो स्तंभों को आपस में बदल दें तो सार्डिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता है, केवल उसका चिन्ह बदल जाता है। पहले अगर प्लस है तो ये देखो माइनस हो गया, चिन्ह बदलता है, बाकी और कोई फर्क नहीं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों। इसके बाद आते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी, देखो समझते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, यदि सार्डिक की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो तो सार्डिक का मान शून्य हो जाता है। अब देखो तीसरी वाली प्रॉपर्टी समझो बच्चों। यहां पर एग्जाम्पल एक दूसरा ले लेते हैं। यहां पर देखिए इस प्रकार समझो कि ये हमारा कोई एक सार्डिक है, तीसरी प्रॉपर्टी है ये है ना। इस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर मान लेते हैं कि हमारा कोई सार्डिक है और वो सार्डिक कुछ इस प्रकार से है कि उसके अवयव हैं 1 2 3, यहाँ है 4 5 6 और यहाँ पर है 1 2 3। आप ध्यान से समझो, ये हमारा एक सार्डिक है और इस सार्डिक का मान 0 होगा बच्चों। क्यों 0 होगा, इसलिए कि आपने देखा कि यहाँ पर दो पंक्तियां R1 और R3 दोनों ही समान हैं। देखो ये वाली पंक्ति और ये वाली पंक्ति समान है कि नहीं, इसके अवयव 1 2 3 हैं और इसके अवयव भी 1 2 3 ही हैं, इसलिए कह सकते हैं कि R1 और R3 बराबर है। यदि दो पंक्तियां समान होती हैं तो सार्डिक का मान शून्य होता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि दो स्तंभ कोई बराबर कर दें। जैसे एक दूसरा उदाहरण और यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये हमारा 1 2 3 है, यहाँ पर 4 5 6 है और यहाँ पर 1 2 3, इस प्रकार से बना दे। देखो दो स्तंभ बनाएंगे बराबर तो अभी सार्डिक का मान कितना होगा, 0। दो पंक्तियां अगर कहीं 0 बराबर बराबर मिलती हैं, दो पंक्तियां कहीं बराबर बराबर मिलती हैं तो अभी सार्डिक का मान कितना लिखना है बच्चों, शून्य लिखना है। दो स्तंभ बराबर बराबर मिलते हैं तो अभी लिखना है सार्डिक का मान शून्य लिखना है। तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों तीसरी नंबर की कि कोई किसी सार्डिक की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान हो, दो पंक्तियां समान हो या दो स्तंभ समान हो। यहां पर दो पंक्तियां समान है तो अभी सार्डिक का मान 0 है, दो स्तंभ समान है तो अभी सार्डिक का मान 0 होता है। ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है बच्चों, आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात। देखो समझो 4 में क्या लिखा है, यदि किसी सार्डिक के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में, किसी सार्डिक कोई हो, मान लो ये सार्डिक है और इस सार्डिक की किसी एक पंक्ति में, इस पंक्ति में अथवा इस पंक्ति में अथवा इस पंक्ति में किसी एक पंक्ति में किसी अचर से गुणा कर दिया जाए तो सार्डिक का मान k गुना हो जाता है। मान लो k अचर से गुणा करते हैं तो सार्डिक का मान k गुना हो जाता है। किसी एक पंक्ति में गुणा करें अथवा किसी स्तंभ में गुणा करें, प्रत्येक अवयव में गुणा करना होगा। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं ये हमारा कोई एक सार्डिक है और इस सार्डिक में अगर हम k से गुणा करेंगे तो देखो ध्यान दें, ये सार्डिक हम k से गुणा कर देते हैं। यहां लिख दें R1 में k से गुणा करने पर, k से गुणा करने पर अगर हम R1 में k से गुणा करेंगे तो ये सार्डिक हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। इसके प्रत्येक अवयव में करना होता है। देखो 1 में k का गुणा 1k हो जाएगा, 2 में करना है तो 2k हो जाएगा, 3 में k से गुणा करना है 3k हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 लिखें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो R1 ये पूरा है ना, इसमें से यदि k कॉमन ले लिया जाए तो बिल्कुल वही सार्डिक हमारा मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। अब आप देख सकते हो यहाँ से, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वो पुराना वाला एग्जाम्पल हमने लिखा है, वास्तव में देखा जाए तो यहाँ तो सार्डिक का मान शून्य होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी दोनों रो समान है। इसको थोड़ी देर के लिए पलट देते हैं, यहाँ पर हम -1 -2 कुछ भी लिख लो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब तो ये अलग हो गया ना, तो इसमें हमने क्या काम किया, k से गुणा कर दिया और यहाँ पर ये हमारा कितना लिख दें, -2, यहाँ पर -3। ठीक है, -2 -3। तो बच्चों ये हमारा जो सार्डिक बन गया वो पुराने वाले सार्डिक का k गुना हो गया। देखो ध्यान दें, ये k इंटू में ये क्या है, ये आपका पुराना सार्डिक है। तो बच्चों कभी भी एक सार्डिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में कोई अचर का गुणा कर दिया जाए, ध्यान से समझना है, किसी स्तंभ में अथवा किसी पंक्ति की प्रत्येक अवयव में गुणा किया जाए। देखो यहाँ पर हमने R1 के प्रत्येक अवयव में k का गुणा किया है
तो सार्डिक का मान कितना हो गया, k गुना हो जाता है। किसी भी अचर से गुणा करोगे तो सार्डिक का मान कितना गुना हो जाएगा, k का। मतलब सीधी सीधी बात है, अगर कभी भी सार्डिक में किसी अचर से गुणा करना है तो हम किसी एक पंक्ति में ही गुणा करेंगे या किसी एक स्तंभ में ही गुणा करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक एलिमेंट में उस अचर राशि से गुणा कर दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कभी भी किसी भी सार्डिक में किसी अचर से जब गुणा किया जाता है तो किसी भी एक पंक्ति में अथवा किसी भी एक स्तंभ में ही गुणा किया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद देखो एक महत्वपूर्ण और ये आपका प्रगुण है 5वां, जिसमें लिखा है यदि एक सार्डिक की पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योग के रूप में व्यक्त हों तो सार्डिक को दो या अधिक सार्डिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो उदाहरण से बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ में आएगी सारी बात बच्चों। मान लेते हैं कि आपके पास कोई सार्डिक है इस प्रकार से, यहां पर एक कोई सार्डिक हम यहां लिख लेते हैं, यहां देखो इस प्रकार से कोई सार्डिक है, मान लो डेल्टा बराबर, और ये सार्डिक लिखा है आपका 1 प्लस, यहां पर लिख दें 1 प्लस एक्स, यहां लिख दें 1 प्लस, यहां पर लिख दें 2 प्लस वाई, यहां लिख दें 3 प्लस जेड, ठीक है। और इसके बाद में यहां कुछ भी लिखा रहा है, मान लो 4 5 यहां 6 7 8 9, ये हमारा कोई एक सार्डिक है। अब इस सार्डिक में आपने देखा कि जो R1 है, उस R1 में आपने देखा कि जो पद लिखे हैं, ये आपके जो अवयव लिखे हैं, उस एक अवयव लिखा है दो पदों के योग के रूप में है। देखो 1 2 दो पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है, देखा कि नहीं। तो अगर ऐसा मिलता है कि दो पदों के योग के रूप में, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदों के योग के रूप में लिखा है, तो इस सार्डिक को हम दो सार्डिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, 1 यहां 2 यहां 3, फिर 4 5 6 यहां 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद देखो एक्स वाई जेड यहां लिखना है एक्स वाई जेड, और फिर वही 4 5 6 यहां 7 8 9, इस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। अगर कोई सार्डिक का यहां पर एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दो पदों का योग होता है तो ऐसे सार्डिक को दो सार्डिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसका क्रम वही होगा जो इसका क्रम है, वही इन सार्डिकों का भी क्रम होगा। यहां पर देखो 1 2 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम कितना है, 3 गुणे 3 क्रम का है। तो यहां भी आप देख सकते हो इन दोनों सार्डिकों का जो क्रम है 3 गुणे 3 क्रम का ये भी सार्डिक है, और 3 गुणे 3 क्रम का ये भी आपका सार्डिक है, ठीक है। तो बच्चों जो सार्डिक मिलता है, वो जो सार्डिक मिल रहे हैं वो किस क्रम के हैं, उसी क्रम के सार्डिक हैं जो हमारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है बच्चों। इसके बाद यहां पर 6वीं प्रॉपर्टी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान दें क्या लिखा है, यदि एक सार्डिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दें तो सार्डिक का मान वही रहता है। बच्चों इसका क्या मतलब है, देखो यहां भी समझो बहुत ध्यान से। मान लेते हैं कि हमारा कोई सार्डिक, इसको रब कर लेते हैं, ये हमारा कोई सार्डिक है, मान लो ये डेल्टा बराबर लिख देते हैं, यहाँ 1 2 3 यहां लिख दें 4 5 6 यहां लिख दें 7 8 9, ये हमारा कोई सार्डिक है, ठीक है। और इस सार्डिक को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये R1 है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, R1, इसको क्या कहते हैं R2, इसको क्या कहते हैं R3 कहते हैं, जबकि आपको पता है इसको हम C1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं C2 कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं C3 कहते हैं। तो इसको यदि ऐसा लिख दिया जाए कि R1 को रिप्लेस कर दिया जाए, इसको हटा के दूसरी जगह, इसको हटा के यहां पर दूसरी पंक्ति स्थापित करें। कैसे स्थापित करें, आगे ऐसे स्थापित करें कि R1 प्लस 2R2 ऐसे लिख दें। इस R1 की जगह क्या लिख दें, R1 वाला अवयव और R2 में 2 का गुणा करके जोड़ के हम यहां पर लिख दें। ऐसा कर दें तो हमें सार्डिक का मान बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है, जो इस सार्डिक का मान आएगा, और जोड़ के हम जब लिखेंगे तो अभी वही मान आएगा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे यहां बच्चों इस पर अप्लाई करके बताओ कितना लिख सकते हो। इस
इस प्रगुण का हम यहां पर उपयोग करें तो R1 को कैसे रिप्लेस करोगे, इस प्रकार से कि यहां तो देखो ये 1 है बच्चों, ये तो 1 है, इसमें गुणा कितने का करना है, 4, 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा जब 4 में करोगे 8 हो जाएगा, 8 के साथ में 1 जोड़ना है, मतलब 1 + 2 × 4 मतलब कितना हो गया, 9। तो बच्चों यहां पर हमें 9 लिखना है। बात आई समझ में कि नहीं, एक बार फिर से समझो, ये R1 है, यहां पर इसमें 2 का गुणा करते जाओ और उसके साथ जोड़ते जाओ। ये 1 है, इसमें 2 का गुणा करोगे 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ो 9 हो जाएगा। यहां पर 2 का गुणा करो 10 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ो 10 में 2 जोड़ो 12 हो जाएगा। यहां 2 का गुणा करो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़े 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो जो पहली वाली रो ये वाली थी वो हमारी इसमें बदल गई। इसको ज्यों का त्यों लिखना है, 4 5 6 और 7 8 9 ये ज्यों का त्यों लिख दें। तो अभी बच्चों सार्डिक के मान पर कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल जो इस सार्डिक का मान है वही इस सार्डिक का मान आएगा। इसको हल करके भी देखोगे ना, प्रसारित रूप इसका करो तो जो इसका मान आएगा बिल्कुल वही प्रसारित रूप इसका करके हम मान जब ज्ञात करेंगे तो इसका भी मान वही आएगा जो इसका मान आएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को लगाने से भी सार्डिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। बच्चों ये जरूरी नहीं है कि R1 को जोड़ा घटाई किया जाए, C1 को C2 के साथ जोड़ दें तो अभी सार्डिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता है, C2 को C3 के साथ जोड़ दें तो अभी कोई अंतर नहीं आता है। तो पंक्तियों को आपस में जोड़ दें या स्तंभों को आपस में जोड़ने पर सार्डिक के मान पर कोई अंतर नहीं आता है। ये आपकी अंतिम आपका छठवां प्रगुण था। ठीक है, और इन्हीं प्रगुणों पर आधारित आपका एक्सरसाइज 4.2 है। हालांकि यहाँ पर अभी कुछ एग्जाम्पल बाकी रह गए हैं, पहले कुछ वो जो एग्जाम्पल बाकी वाले हैं ना उनको कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद में हम एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। ठीक है, 10 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में 10 तक एग्जाम्पल कंप्लीट करवा दिए थे, हम लोग आज 11वें एग्जाम्पल पर सीधा पहुंचते हैं। ठीक है, ये केवल रिकॉल करवाना था, हालांकि ये सब कुछ हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ाया है, बस केवल रिकॉल करवाना था। ठीक है बच्चों, चलो आते हैं उदाहरण नंबर देखते हैं आपका 11वां। उदाहरण नंबर 11वां देखो बच्चों, ऐसा लिखा हुआ है कि सिद्ध करके बताओ। देखो यहां पर लिखा है उदाहरण, क्या यहां लिखा है, देखो उदाहरण लिख दें, कौन सा है, 11वां नंबर का, बिल्कुल ठीक है। हमें सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहां लिखा है डेल्टा बराबर और यहां पर सार्डिक दिया गया है, उसके अवयव इस प्रकार से हैं, a यहां पर है a + b और आगे आपको दिया गया है a + b + c। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों। यहां पर दिया है 0, फिर यहां पर a और यहां पर दिया गया है सॉरी यहां पर है आपका 2a, यहां पर कितना है 2a है और यहां पर 3a + 2b है, यहां पर है 4a + 3b और प्लस में 2c ऐसा दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद में तीसरी वाली रो पर यहां दिया गया है 3a + ये है 6a + 3b, बिल्कुल ठीक है, 6a + 3b। यहां पर दिया गया है 10a + 6b और प्लस में 3c, ऐसा हमें यहां दिया है और इसका आंसर हमें 0, इसका आंसर हमें a³ के बराबर प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, ये बच्चों है आपका उदाहरण नंबर 11वां। बड़े आराम से समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, हमसे कहता है कि भाई इस पूरे को हल करके बताओ, इसका मान a³ सिद्ध करके दिखाना है। बच्चों अगर हम प्रॉपर्टीज का यूज ना करें और सीधा प्रसार कर दें, बिल्कुल आंख बंद करके जुट जाएं, प्रॉपर्टीज का प्रयोग ना करें और सीधा अगर इसका प्रसार करें और फिर उसको हल कर लें तो a³ ही आएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बस वही तो देखना है कि बड़ा ना हो, छोटा सा सरलतम रूप से अगर हल होता है तो हम उसको आराम से लगा सकते हैं, बिल्कुल सीधी बात है। तो बच्चों यहां पर इसको आराम से लगाने के लिए सबसे पहला काम है कि इसकी प्रॉपर्टीज का हम यूज कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज है, देखो ध्यान दें, हमने आपको बताया कि भाई अगर कभी भी किसी सार्डिक का हल करो, किसी भी सार्डिक को हल करो, तो हम उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज लगाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारी 0 हो जाए। हमारे हर प्रश्न के लिए यही एक आपको याद रखना है कि यही बात याद रखनी है, हर एक सार्डिक के मान को सरलतम रूप से हल करने के लिए हमें ऐसी प्रॉपर्टीज लगानी है जिसमें हमारे अवयव ज्यादा से ज्यादा शून्य हो जाए, ये हमें सोचना है।
तो बच्चों क्या कर दें कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाए। देखो यहाँ पर बच्चों ये 2a लिखा है, क्या लिखा है 2a। तो अगर इसमें 2 का गुणा कर दें और इसके साथ इसको घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं। 2a में से 2a घटेगा तभी तो जीरो होगा। तो यहां से अगर इसको जीरो बनाना है तो निश्चित रूप से क्या करना होगा, ये बच्चों R2 है, क्या है R2। इस R2 को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। देखो ध्यान से समझना बच्चों, एक दो प्रश्न अभी थोड़े बहुत जटिल आपको लग सकते हैं, कठिन लग सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फिर आसान हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा ध्यान से समझें। इसको हमें क्या करना है, इस जगह पर देखो रिप्लेस करना है R2 पर। यही तो R2 है हमारी, इसको रिप्लेस करना है। कैसे करना है, यहां पर लिखा है ये R2 जो लिखा है, इसमें से हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। किसमें, R1 में। R1 में हम 2 का गुणा करेंगे और R2 में से घटाएंगे। एकदम सिंपल सी बात, ये जीरो हो जाएगा। इसमें बच्चों 2 का जब गुणा करेंगे तो 2a में से 2a घटाओगे, जीरो तो मिलेगा, पक्की बात है। तो यहां से हमने एक काम किया कि R2 में से 2R1 घटा लिया, तो यहां निश्चित रूप से जीरो हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अगर हमें R3 को भी रिप्लेस करना है, इसको भी रिप्लेस करना है, साथ ही साथ दोनों काम कर देते हैं। इसको अगर यहां पर जीरो ले आना है तो क्या करें बच्चों, इसमें 3 का गुणा करो। 3 का गुणा करके इसमें 3a में से 3a घटेगा तब ये जीरो आ जाएगा। तो हमें यहां से R3 में से घटाना पड़ेगा 3R1। देखो ध्यान दें, ये R1 है, इसमें 3 का गुणा करते जाओ और इसमें से घटाते जाओ, तो निश्चित रूप से ये भी अवयव हमारा जीरो हो जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि हमारा पहला उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जीरो आ जाए। तो यहाँ पर ये जीरो और ये जीरो हो रहा है कैसे, कि भाई इसमें 2 का गुणा कर। देखो R1 पे तो हमने बच्चों कुछ किया नहीं, R1 को कुछ भी नहीं किया गया है, तो R1 को तो आप ज्यों कहते हो लिखो a, यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, इसको तो हमने कुछ किया नहीं, ठीक है। अब हमने किसको बदला है, ध्यान से समझो, हमने बदला है इस R2 को। कैसे बदला है, इसमें 2 का गुणा करते जाओ और इसमें से घटाओ। ये 2a है 2a है, और इसमें जब 2 का गुणा करोगे तो ये भी 2a हो जाएगा। तो 2a में से 2a घटाओगे, देखो यहाँ जीरो मिल जाएगा। अब देखो ये आपका है, इसमें क्या करना है, 2 का गुणा करते जाओ, इसमें से घटाओ। देखो ध्यान दें, ये हमारा 3a प्लस 2b लिखा है, ये क्या है 3a प्लस 2b है। इसमें 2 का गुणा करके घटाना है तो 2a प्लस 2b हो जाएगा, 2a प्लस 2b हो जाएगा और घटाना है। तो घटाने पे क्या होता है, आगे का चिन्ह ये भी बच्चों बदल जाएगा, पक्की बात है। 3a में से 2a घटेगा तो 1a बचेगा, और ये 2b तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर केवल और केवल a बचेगा। आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां भी करना है बच्चों। जो भी करना है पूरी रो के साथ करना है, पूरी रो के साथ, ठीक है। तो यहां से हमें इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है, मतलब 4a प्लस 3b प्लस 2c में से घटाना। इसमें से घटाना कितना है, इसमें 2 का गुणा करके घटाना है। तो जब इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। अब घटाओ बच्चों, जब घटाओगे तो ये साइन सब बदल जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, देखो ये भी माइनस का हो जाएगा। 4a में से 2a घटाओगे तो यहां से हमें 2a मिलेगा, यहाँ 3b है, 2b घट जाएगा तो 1b मिल जाएगा, c पूरा पूरा 2c से 2c पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 2a प्लस b मिलेगा। बोलो बच्चों इतनी बात ठीक है कि नहीं। बड़े तसल्ली से काम करना होगा बच्चों, अगर आप थोड़ा सा घबरा गए, जल्दबाजी कर दी तो कुछ गड़बड़ी आपसे हो सकती है, ठीक है। थोड़े 1-2 प्रश्न बड़े तसल्ली से करो, सारे बिल्कुल आराम से फिर होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, एकदम आराम से सारे प्रश्न हल होने लगेंगे, ठीक है। अब हमें यही काम देखो R3 पर करना है, R3 पर यहां पर लिखना है और R3 में से घटाना कितना है, R1 में 3 का गुणा करके घटाना है, मतलब इसमें से घटाना है, इसमें 3 का गुणा करके घटाना है। यहां पर ये लिखा है 3a और इसमें से घटाना कितना है, इसमें 3 का गुणा करके घटाना है। तो a में 3 का गुणा 3a हो जाएगा, 3a में से 3a घटाओगे देखो बच्चों जीरो मिलेगा। वही काम बिल्कुल हर एक में करना है, इसमें से घटाना है, इसमें 3 का गुणा करके घटाना है। ये आपका 6a प्लस 3b है, इसमें से घटाना कितना है, इसमें 3 का गुणा करके घटाना, 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b, 3 का गुणा करोगे तो 3a प्लस 3b हो जाएगा कि नहीं। घटा दो, घटाने से क्या होगा, ये साइन आपका बदल जाएगा, देखो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। 6 में से 3 घटाओ 3a बचेगा, जबकि 3b माइनस प्लस का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है बच्चों, 3a। बिल्कुल ठीक वही काम देखो आगे भी करना है, आगे भी वही काम करना है। इसमें से घटाना है और इसमें 3 का गुणा करके घटाना है।
आपका यहाँ लिखा है 10a प्लस 6b प्लस 3c और घटाना काय में है, इसमें 3 का गुणा करके घटाना है। तो यहाँ देखो 3a प्लस 3b प्लस 3c हो जाएगा। 3 का गुणा करोगे 3 का सब में गुणा कर दें और घटा दें। वही बात जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट आपका खत्म। ठीक है, माइनस का अंदर गुणा हो गया। अब यहाँ देखो 10 में से 3 घटाओ 7a बचेगा, 6b में से 3b घटाओगे तो प्लस का 3b बच जाएगा, 3c माइनस प्लस का ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो 7a प्लस 3b बच्चों यहाँ पर इतनी बात समझ में आई। अब बच्चों इतना करने के बाद यहाँ से हम इसका सीधा सीधा प्रसार भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देख सकते हो 2 तो 0 हमें मिल गया, बस 2 0 मिल गया तो यहाँ से हम C1 के सापेक्ष यदि प्रसार कर दें इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसको और थोड़ा सिंपल करना चाहो तो और भी देखो 0 बनाना होगा। भाई सिंपल करने का मतलब हमें 0 ज्यादा से ज्यादा बनाना है। तो यहाँ हमने 2 0 तो बना लिए, क्या और भी कुछ 0 हो सकता है, कोई अवयव 0 हो सकता है? तो यहाँ देख लो भाई कोई अवयव अगर 0 हो सकता है, एक काम कर सकते हो बच्चों, ये अवयव हमारा 0 हो सकता है। कैसे? इसमें हम 3 से गुणा कर दें, ये R2 है ना, इसमें 3 से गुणा कर दें और इस R3 में से घटा दें। देखो और एक आपको यहाँ से ये ऑपरेशन लगा देना है कि भाई R3 को रिप्लेस करेंगे, R3 में से घटाएंगे 3R2, ऐसा देखो घटा दें। ये R3 है, इसमें से क्या घटाना है, इसमें हम 3 का गुणा करते जाएं और घटाते जाएं। देखो यहां से हम इस प्रकार लिख देते हैं, ये हमने देखो इसको तो कुछ किया नहीं है, a और a प्लस बी और ये आपका a प्लस बी प्लस सी, इसको तो हम ज्यों का त्यों रखते हैं, इसको तो बदला नहीं। अब हमें बदलना क्या है, R3 में से घटा के लिखना है। ये हमारा देखो R2 है बच्चों, R2 भी नहीं बदला गया है, R2 पर कुछ नहीं किया, इसको भी ज्यों का त्यों लिख दो। 0 लिखो, a लिखो और 2a प्लस बी इसको भी ज्यों का त्यों लिखो। अब केवल हमें R3 को बदल के लिखना है। कैसे बदलना है, ये हमारा है 0 और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो अभी 0 ही तो रहेगा, 0 में से 0 घटाओ बच्चों, 0 लिखना है। यहाँ है ये 3 है, इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3a में से 3a घटाओगे, देखो 0 बच्चों बच रहेगा। ठीक है, एक 0 हो गया, हमने कहा और हमें 0 चाहिए, देखो 0 मिल गया। यहाँ इसमें 3 का गुणा करें और इसमें से घटाएं, देखो ये है 7a प्लस 3b और घटाना कितना है, इसमें 3 का गुणा करके घटाना है। तो भाई जब 3 का गुणा करोगे तो 6a हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ करोगे 3b हो जाएगा। अब घटाओ, कैसे घटाओगे, जब इस घटाना है तो माइनस का अंदर गुणा करोगे, ये प्लस का माइनस बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 7a प्लस 3b माइनस में 6a माइनस का 3b, ऐसा ही तो हो जाएगा। आप देखो यहाँ से 7 में से 6 घटाओगे 1a मिल जाएगा, 3b माइनस प्लस का ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, a। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर अब ज्यादा से ज्यादा 0 हो गए ना, अब छोड़ो 0, अब आप सीधा प्रसार कर दो। यहाँ से C1 के सापेक्ष इसका अगर हम प्रसार कर दें, देखो ध्यान दें, यहाँ लिख दें C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं। कैसे करोगे, देखो ध्यान दें, डेल्टा बराबर C1 पर पहला अवयव क्या है बच्चों, a है। अब a के बाद क्या करना है, a पर यहाँ क्रॉस का निशान लगाओ। ये हमें पहली वाली पंक्ति कैंसिल करना है, पहला वाला स्तंभ कैंसिल करना है। ये 4 एलिमेंट से हमारा एक सार्डिक बनेगा, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा। देखो a का a में गुणा a स्क्वायर, फिर माइनस 0 का किसी में गुणा, 0 नहीं होता है, बिल्कुल एकदम सही है। फिर इसके बाद बच्चों ये आएगा, फिर ये आएगा। अब देखो प्लस या माइनस कुछ भी लिखो, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 0 तो 0 ही रहेगा, ये तो दोनों 0 है। a के सापेक्ष केवल प्रसार करना है और ये दोनों आपके अपने आप 0 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 0 का गुणा मतलब 0। ठीक है, तो बस इस प्रकार से आप देखो a का a में गुणा क्या मिल रहा है, a क्यूब, जो कि हमारा RHS है। हमने बताया कि यहाँ पर 0 अगर ज्यादा मिलते हैं तो फिर हमें गणना बिल्कुल आसान से, उसकी गणना आसान हो जाती है, आप गुणा करने की जरूरत खत्म। भाई 0 का गुणा करो, जैसे यहाँ पर 0 लिखा होता, अगर 0 लिखा होता तो फिर आगे हमें गुणा करने की जरूरत क्या, गुणा करोगे 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0 लिखा है, गुणा करोगे 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखो 0 लिखा है, गुणा करोगे 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ गया, a का a स्क्वायर में गुणा a क्यूब। क्लियर बच्चों, RHS आ गया कि नहीं, RHS मिल गया। सारे प्रश्न आसान से लगते हैं अगर आपने प्रॉपर्टीज का पहले प्रयोग कर लिया और फिर इसके बाद में हम उसका प्रसार कर देंगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर आपका 11वां। इसके बाद देखो बच्चों आगे
उदाहरण नंबर 12 को देखो, इसमें लिखा है भैया प्रसार नहीं करना है, बिना प्रसार किए ही इसका हमें सिद्ध करके दिखाना, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना। देखिए उदाहरण नंबर आपका 12 है। देखिए 12वां उदाहरण क्या है बच्चों, ध्यान से समझो। यहां पर कहता है उदाहरण नंबर 12 कि हमें बिना प्रसार करे सिद्ध करके देखो, बिना प्रसार किए हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, यहां पर हमें ऐसा दिया गया है कि डेल्टा बराबर सार्डिक में दिया गया है x प्लस वाई, यहां पर है y प्लस जेड, यहां पर है z प्लस x, और इसके बाद ये z है, यहां पर ये x है, यहां पर ये y है, और ये आपका 1 1 1 है। बिल्कुल ठीक है बच्चों। आगे बराबर में क्या है, बराबर में 0 है। ठीक है, अब देखो हमें बच्चों यहां कह दिया गया भाई प्रसार नहीं करना। अगर हम प्रसार करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा, बिल्कुल प्रसार से भी 0 आएगा, लेकिन हमें मना कर दिया गया नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके हमें सिद्ध करके दिखा देना है कि ये आपका 0 होता है। देखो कैसे करोगे बच्चों, एक काम करते हैं कि अगर यहाँ पर R1 को इस प्रकार रिप्लेस कर दें कि R1 और R2 को जोड़ के लिख दें, कोई समस्या तो नहीं है। हमने बताया कि किसी भी सार्डिक में पंक्तियों को आपस में जोड़ दें या स्तंभों को आपस में जोड़ दें या किसी अचर के साथ गुणा करके जोड़ दें तो कोई मान पर फर्क नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। ये R1 है, ये R2 है, इनको दोनों को जोड़ के हम R1 पर लिख सकते हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं। देखो यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये आपका और ये दोनों जोड़ो तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, ये x इसके साथ जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड ये भी हमारा हो जाएगा, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं। ये y के साथ इसको जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड ये भी हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ही होगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बच्चों z x और y इस पर हमने कुछ किया ही नहीं है। ये 1 1 1 ये लिखा है, इस पर भी हमने कुछ नहीं किया है। ये दोनों पंक्तियां ज्यों की त्यों लिखनी है। ठीक है, अब और आगे देखो, ध्यान दें बच्चों, यहाँ R1 जो दिखाई दे रहा है उस सभी में से हम x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड पूरी पंक्ति में से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड करोगे 1, यहां भी पूरा कैंसिल तो 1, यहां भी पूरा कैंसिल तो क्या बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। इस R2 को हमें ज्यों का त्यों लिखना है जेड एक्स वाई, ये R3 है, इसको भी ज्यों का त्यों लिखना है 1 1 1। बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर R1 और R2 के अवयव समान हैं, R1 और R3 क्या है, R1 और R3 के अवयव समान हैं। तो जब कभी सार्डिक की दो पंक्तियां समान होती हैं अथवा दो स्तंभ समान होते हैं तो सार्डिक का मान 0 होता है। अभी प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया। तो यहाँ पर इस सार्डिक को क्या लिखना है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और इस पूरे को क्या लिखना है बच्चों, 0 लिखना है। तो जब 0 का गुणा करोगे तो पूरा कितना आएगा, पूरा ही आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 क्यों लिखा, आप यहाँ इसका रीजन लिख सकते हो, क्योंकि R1 और R3 दोनों ही बराबर बराबर हैं। जब दोनों रो बराबर होती हैं तो सार्डिक का मान 0 होता है। 0 से गुणा किसी में करोगे तो 0 आंसर आएगा। ये हमारा RHS है। ठीक है बच्चों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, हमने प्रसार तो नहीं किया ना, बिना ही प्रसार के हमने बता दिया कि भाई इसका आंसर 0 होगा। प्रॉपर्टी की मदद से, कौन सी प्रॉपर्टी है कि कोई दो पंक्तियां आपस में बराबर होती हैं तो सार्डिक का मान 0 होता है। कोई दो पंक्तियां बराबर हों, कोई दो स्तंभ बराबर हों तो अभी सार्डिक का मान 0 होता है। कभी किसी प्रश्न में कोई दो स्तंभ अगर आपको बराबर मिलते हैं तो आप निसंकोच लिखें उस सार्डिक का मान 0। ठीक है बच्चों, 12वां उदाहरण है, इसको भी नोट करें। आगे देखो, इसके बाद बच्चों 13वां उदाहरण देखते हैं। यहां भी 13वें उदाहरण में देखो, अब शर्त तो नहीं कही गई है कि भाई हमें प्रसार करना है या नहीं करना, तो हम पहले सार्डिक का प्रयोग करेंगे और फिर इसके बाद उसका प्रसार करके हम मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए उदाहरण नंबर है आपका ये 13वां, और कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। काय का मान ज्ञात करना है, डेल्टा बराबर लिख दिया गया है, और सार्डिक का यहाँ पर अवयव है 1ABC। क्या है, A यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर A और यहाँ पर BC। ठीक है, पहली वाली पंक्ति ये हो गई। दूसरी पंक्ति पे लिखा है 1B और ये आपका लिखा है CA। बिल्कुल ठीक है बच्चों। तीसरी वाली पंक्ति पर लिखा है 1 और यहाँ पर C और यहाँ पर AB लिखा है। इस पूरे का मान हमें ज्ञात करके बताना है। ये हमारा सार्डिक है। ठीक है,
आप कैसे करोगे, आप इसको समझो भाई। हमें पहले प्रॉपर्टीज का प्रयोग करना है और फिर इसके बाद इसका हमें हल करना है। देखो समझो बच्चों कैसे करोगे। हमने आपको मोस्टली बात तो यही बताई कि भाई हमें सबसे पहले प्रश्न को देख के हमें जीरो बनाना है, ज्यादा से ज्यादा इसके अवयव शून्य हो जाए, ऐसा कुछ करना होता है। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर ये R1 है, ये R2 है, अगर R2 में से R1 घटा दें तो ये जीरो हो जाएगा बिल्कुल। ये R3 है, या R3 में से अगर R1 को घटा दिया जाए ये भी जीरो हो जाएगा। भाई 1 में से 1 घटाओगे जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर यही दोनों क्रियाएं पहले कर देते हैं। कौन सी, देखो यहां लिख देते हैं कि R2 पर लिखें और R2 में से R1 को घटा के लिखें, और इसके बाद दूसरा यहां पर ऑपरेशन करेंगे, R3 पर लिखें और R3 में से हम R1 को घटा के लिखें। ठीक है, दो यहां पर हमने दो ऑपरेशन किए और उनका यहां पर हमें लिख देना है। देखो क्या क्या किया है, ध्यान से समझो। हम यहाँ R1 को तो बिल्कुल रिप्लेस कर नहीं रहे भाई, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R3 को कर रहे हैं, R1 को तो नहीं कर रहे ना। तो R1 ज्यों का त्यों लिखना है, 1A और BC, इसको तो हमने देखो ज्यों का त्यों लिख लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे हमें ये आपको R2 ये है, R1 ये है, R2 में से R1 घटाना, इसमें से इसको घटा के लिख देना भाई, जीरो हो जाएगा। 1 में से 1 घटाओगे, B में से A घटाओगे तो यहाँ पर B माइनस A लिखना है, CA में से BC घटाओगे तो यहाँ CA माइनस BC लिखना है। सिंपल सी बात है बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल R3 पर लिख देना है। देखो यहाँ पर क्या लिखना है, R3 में से R1 घटा के, तो ये हमारा 1 है, 1 में से 1 घटाओगे देखो जीरो बनेगा। ये C है, C में से A घटाओगे तो C माइनस A मिलेगा। AB में से BC घटाओगे तो AB माइनस BC मिलेगा। ये आपको देखो समझो, इतनी बात ठीक है बच्चों, घट गया। इसके बाद देखो जीरो भी मिल गया, यहां पर भी तसल्ली है भाई, जीरो भी मिल गया। अब एक और आगे देखो, 1A ये BC, इसको ज्यों का त्यों रखो। ठीक है, ये जीरो। यहां से बच्चों एक काम कर सकते हैं कि अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये प्लस का A हो जाएगा, माइनस का B हो जाएगा। माइनस हमने कॉमन लिया, यहां से इन दोनों जगह से भी बच्चों कुछ कॉमन है क्या, CA और ये आपका BC, तो C तो कॉमन दिखाई दे रहा है। C यहां से अगर हम कॉमन ले लें, C कॉमन ले लें तो बच्चों C कॉमन लेने के बाद A माइनस B बचेगा। क्या बचेगा, A माइनस B। ठीक है, यहां बताओ देखो ये जीरो है, बिल्कुल ठीक है। ये C माइनस A लिखा है, ये भी ठीक है। इसमें दोनों से हम देख सकते हैं माइनस में B कॉमन लें। कितना कॉमन लें, माइनस का B कॉमन ले लें तो ये प्लस का तो हो जाएगा, देखो ध्यान दें, प्लस का तो C हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा A, तो इस तरीके से C माइनस A हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से समझो कि अगर आप इस वाली रो में, मतलब R2 में A माइनस B देख सकते हो, A माइनस B सब में से कॉमन दिखाई दे रहा है, A माइनस B ले सकते हो भाई, शून्य में से तो कोई भी कॉमन ले सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो A माइनस B हम यहां से कॉमन लें और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार C माइनस A और यहां से देखो जीरो है तो जीरो में से C माइनस A कॉमन ले सकते हो। तो इन दोनों जगह से हमें क्या करना है, ऊपर R2 में से A माइनस B और R3 में से C माइनस A हम यहाँ पर कॉमन ले लें। ठीक है, ले सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, R2 में से A माइनस B तथा R3 में से C माइनस A कॉमन लेने पर, इतना आप लिख देना यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो 1 यहाँ पर A, यहाँ पर BC, इसके बाद देखो 0, यहाँ से A माइनस B जब कॉमन चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, ये कॉमन चला जाएगा तो यहाँ C बचेगा। यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ से C माइनस A कॉमन निकालो तो 1 बचेगा, यहाँ से C माइनस A कॉमन निकालो तो माइनस का B बचेगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों। ठीक, अब मेरे ख्याल से ज्यादा डिटेल ना करो, सीधा सीधा प्रसार कर दो, एकदम बढ़िया सा। 2 जीरो तो मिल गए ना हमें, काहे के लिए ज्यादा झंझट में पढ़ो, जहां भी झंझट समझ में आए बस वहीं प्रसार कर दो, समझो काम खत्म। ठीक, देखो बराबर में A माइनस B और ये आपका B माइनस C, ये हो गया। ठीक है, A माइनस B, B माइनस C। यहां से हम क्या करेंगे, ये C1 है, C1 के सापेक्ष इसका हम प्रसार कर दें। यहां लिख देते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, C1 के सापेक्ष इसका प्रसार करोगे तो इस तरीके से देखो हमें क्या मिल जाएगा, ये तो हमारा ज्यों का त्यों लिखना है, A माइनस B और B माइनस C जो हमने कॉमन लिखा है वो तो ज्यों का त्यों। अब देखो इसका प्रसार करके दो, इसमें देखो ये 1 है, 1 लिखो,
इसके बाद देखो इस 1 को ये पहली वाली कॉलम पहली वाली रो को आप कैंसिल करोगे तो ये हमारा डिटरमिनेंट बनेगा 4 अवयवों का। इसका इसमें गुणा करना है माइनस इसका इसमें करना है। देखो -1 और -b का गुणा माइनस माइनस प्लस b का 1 में गुणा b मिलेगा, सीधा सीधा b लिख देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह होता है। फिर यहाँ पर देखो c का 1 में गुणा करना है तो c का 1 में गुणा c मिलेगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। आगे फिर ये जो 0 है ये भी 0 है, केवल एक ही तो अवयव है, बाकी 2 अवयव तो 0 है, तो +0 लिखना है, इसमें तो आगे कुछ लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो ये हमारे पास a - b और यहां से b - c और यहां से 1 का गुणा करोगे तो b - c, ये हमारा जो का ये थोड़ा उल्टा देखो c - a था बच्चों, यहाँ पर क्या था c - a था, है ना, तो ये हमारा है c - a और ये तो b - c में 1 का गुणा तो b - c ही रहेगा, ये है इसका आंसर। इसको अगर ऑर्डर में लिखना चाहो तो a - b पहले लिख दो, b - c फिर लिखो, फिर लास्ट में c - a, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो इसका आंसर है। इसमें कहा गया इसका मान बताइए, तो इसका मान बच्चों कितना होगा, a - b, b - c, c - a होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं। बस याद रखो कि कभी भी सार्डिक का मान ज्ञात करना है या ये कहें कि इसका सरलतम रूप अगर हमें हासिल करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसका ज्यादा से ज्यादा 0 बनाना पड़ेगा। इसमें इस प्रकार से हम ऑपरेशन कर दें कि ज्यादा से ज्यादा अवयव इसके क्या आ जाएं, 0 आ जाएं, बस इतना काम करना है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा अवयव इसके 0 आ जाएं। तो आपने देखा यहाँ पर हमने इस प्रकार से जोड़ा घटाई कर ली कि भाई यहाँ पर 2 अवयव 0 आ गए। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने कॉमन वॉमन लेना, तो बाद का काम है, यदि हम ना भी लेते प्रसार कर देते बाद में कॉमन लेना पड़ता तो यहाँ गणना थोड़ी कठिन हो जाती, इसलिए यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा था ना, तो हमने यहाँ से इस प्रकार से दोनों जगह से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। अब ये छोटा सा सिंपल सा आपका सार्डिक बन गया, इसका हमने प्रसार कर लिया, आंसर आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये आपका उदाहरण नंबर 13वां है। चलो इसको नोट करें, उदाहरण नंबर है आपका 14वां। देखो इसमें भी कहा गया है सिद्ध करके बताओ, क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है बच्चों। इसको रब कर लेते हैं। देखो 14वां उदाहरण देखो ध्यान से, देखिए 14वां उदाहरण क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है उदाहरण नंबर आपका 14वां। क्या कहता है भाई, यहाँ कहता है सिद्ध करिए, क्या सिद्ध करके दिखाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है b + c, ये हमारा a है, ये हमारा a है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ से ये b है और ये हमारा c + a है, c + a, ये b है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है और ये a + b है, और इसका हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है 4abc, इसका हल ये है हमें दिखाना है। ठीक है, सिद्ध करके करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। आप बताओ भाई कैसे सिद्ध करना है। देखो हमने जैसा कि बच्चों बताया कि हमें करना क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा 0 बनाने हैं, जितने बन सकते हैं उतने तो बनाओ, और अगर नहीं बन सकते हैं तो जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं, हम प्रसार कर देंगे बाद में। ठीक है, पहला काम तो यह है कि हम कर सकते हैं तो उतना आप करें। क्या भाई कर सकते हैं, इसको क्या 0 बना सकते हैं। देखो इन दोनों को बच्चों जोड़ दो, b और c को जोड़ोगे b + c हो जाएगा, और b + c ये भी b + c है, आपस में घटाओगे तो 0 हो जाएगा। एक 0 तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो हम 0 बना सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे बना सकते हैं कि r1 को रिप्लेस करें इस प्रकार कि r1 माइनस कर दें r2 + r3। अब ध्यान से समझो बच्चों, ये हमने किया, क्या मतलब है इसका, ये हमारा r1 है, ये r2, ये r3, इन दोनों को जोड़ो तो b + c हो जाएगा, मतलब r2 और r3 को जोड़ो b + c हो जाएगा, और ये r1 है, इसमें से घटाओ तो b + c में से b + c घटाओगे तो एक 0 बन जाएगा कि नहीं। बस इतनी थोड़ी दिमाग लगा के हमें यहाँ पर संक्रिया करनी है कि भाई अगर हम ऐसा कुछ कर दें कि 0 हो जाए तो क्या क्या कर दें। यहाँ पर हमने पाया कि r1 पर r1 को रिप्लेस करें, r1 में से घटाएं क्या, r2 + r3, r2 + r3 दोनों जोड़ दें और r1 में से घटा दें। तो बच्चों यहाँ पर बिना सोचे समझे 0 लिखें। कैसे, एक बार फिर से समझो, ये हमारा लिखा है b + c, ये क्या है r1, और ये दोनों जोड़ो तो b और c को जोड़ोगे b + c हो जाएगा कि नहीं, और घटा दें तो यहाँ पर घटाने से क्या होगा, ये चिन्ह माइनस का ये भी हो जाएगा, b + c, ये माइनस का b + c, या ऐसे ही पूरा काट तो 0 तो बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से आगे वाला भी करना है भाई, a ये लिखा है a, और फिर घटाना काय में है, इन दोनों को जोड़ के घटाना है, तो भाई c + a + c, c + a + c, c + a + c, इनको दोनों को जोड़ के हमें a में से घटाना है। देखो
भाई यहां से अगर हम ऐसा लिख दें कि a माइनस सी और सी जोड़ के 2c लिख दें और माइनस का a, अब भाई a खत्म, माइनस का 2c आपको लिखना है। क्या लिखना है? माइनस 2c। बिल्कुल ठीक, यहां भी वही करना है। a में से हमें घटाना है। क्या घटाना है? देखो समझो ये a है और इसमें से घटाना कितना है? इन दोनों को जोड़ के घटाना है। तो भाई b प्लस a प्लस b, b प्लस a प्लस b ये, और a में से घटाना है। तो a माइनस बी माइनस a माइनस b, ये देखो कैंसिल, b और b माइनस का 2b आपको यहां भी लिख देना है। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे कुछ ना करें, एक तो हमने जीरो कर पाया जैसे तैसे, भाई ज्यादा हमें जरूरत नहीं है। देखो b हमारा ज्यों का त्यों, c प्लस a ये भी ज्यों का त्यों, b ज्यों का त्यों, c ज्यों का त्यों, c ज्यों का त्यों और a प्लस b ये ज्यों का त्यों। अब ना करें, एक ही भाई हो गया, बहुत है, हम सीधा प्रसार मार देते हैं। ठीक है, यहां लिख दें R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष कर दें प्रसार तो क्या मिल जाएगा? देखो समझो, ये तो जीरो है। क्या है बच्चों? ये जीरो, ये तो जीरो हो गया, काम खत्म। फिर आगे यहां लिखने की, कोई भी लिखने की अवयव यहां क्या लिखें? कुछ नहीं, जीरो से गुणा करोगे जीरो हो जाएगा, सिंपल सा काम। ठीक है, पहला तो ये जीरो हो गया। फिर इसके बाद यहां क्या होता है? माइनस, पहला ये प्लस का फिर माइनस का होता है तो माइनस लगाना है, और फिर माइनस का है कितना? माइनस का 2c है। ठीक है, अब बताओ, देखो यहां क्या लिखना है बच्चों? इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, यही तो होता है। इसको देखो फिर से समझो, इसको कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करना है, पहली वाली पंक्ति दूसरा वाला कॉलम कैंसिल करके ये 4 अवयव बनेंगे। इन 4 अवयव का जो सार्डिक बनेगा उसका प्रसार a इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा। तो पहले b का गुणा a में देखो a b लिखना है, फिर प्लस b का b में गुणा b स्क्वायर, इस b का गुणा a प्लस b में हो गया। फिर इसके बाद देखो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर यहां से क्या करते हैं? इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें, b और c का गुणा b c लिख दो डायरेक्ट, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब बच्चों ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी हमने लिख लिया। अब यहां पर माइनस 2c लिखना है, 2b, माइनस का 2b लिखना है। अब देखो क्या करना है? इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें, सिंपल बात है। देखो b का c में गुणा करना है, bc लिख दें, फिर माइनस का निशान लगाओ, और c का गुणा करना है तो c आपस में c स्क्वायर, क्या लिखना है? c स्क्वायर। फिर c का a में गुणा ca, माइनस का ही करना है, वैसे तो प्लस है लेकिन माइनस पीछे से है, गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, बस ये समझो इसका आंसर ही आ गया। समझो, इसको हल करोगे और इसका हल यही निकलेगा 4abc। करके देखो भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2c बचा, 2c का यहां पर गुणा करो, ये देखो प्लस का 2c बचा है, और ये ab प्लस b का स्क्वायर माइनस में bc, एक बार बढ़ा देते हैं लाइन, कोई बात नहीं। यहां देखो इसका गुणा करोगे तो माइनस में 2b का स्क्वायर इंटू सी, b और b का गुणा b का स्क्वायर इंटू सी, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2bc का स्क्वायर लिखना है, 2bc स्क्वायर लिखना है, ये भी माइनस माइनस प्लस लिखना है, 2abc लिखना है। ध्यान से समझो, ये माइनस माइनस क्या प्लस 2, फिर bca कहें या abc कहें, एक ही बात है। अब आगे 2c का यहां गुणा तो 2abc प्लस 2c इंटू बी का स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी का स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी प्लस 2bc का स्क्वायर प्लस 2abc। ध्यान से देखो, 2bc स्क्वायर, 2bc स्क्वायर माइनस का है, देखो कैंसिल, 2b स्क्वायर सी ये माइनस का है, 2b स्क्वायर सी ये प्लस का है, ये भी कैंसिल। बच्चों देखो 2abc मतलब 4abc हमें मिल रहा है, जो कि हमारा RHS है। ठीक है, देखो प्रूव हो रहा है। बच्चों हमने बताया कि एक ही काम है भाई, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाओ, बाकी काम खत्म। जब जीरो बनना बंद हो जाए समझो उसका प्रसार कर दो, बिल्कुल एकदम सिंपल काम। प्रसार भी आपको पता है और जीरो करना भी पता है। ठीक, ऑपरेशन इस प्रकार से लगाओ कि ज्यादा से ज्यादा अब इसके शून्य हो जाए, सिंपल सा काम है। गलती ना होने दें घटाने जोड़ने में, बस उसको विशेष याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों उदाहरण नंबर 15 में लिखा है x y z विभिन्न हो, मतलब x y z बराबर नहीं है, अलग अलग हैं। तीनों x y z तीनों अलग अलग हैं, विभिन्न हैं, और यहाँ पर हमें दिया गया है जो आपका सार्डिक डेल्टा है वो बराबर 0 है। देखो यहाँ पर है ये आपका उदाहरण नंबर 15, और हमें दिया गया है x, देखो यहाँ पर ऐसा दिया गया है
दिया है कि x, y व z क्या है, अलग अलग है, मतलब विभिन्न है। ठीक है, विभिन्न है। क्या मतलब है इसका, ये दोनों तीनों आपस में बराबर नहीं है। मतलब सीधी बात है कि x बराबर नहीं है, बराबर के बराबर नहीं है, z के तीनों आपके बराबर नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तथा एक बात और दी गई है कि जो सार्डिक है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और ये सार्डिक बराबर क्या दिया गया है, 0। क्या दिया है यहाँ पर, सार्डिक है हमारा, देखिए x और ये x का स्क्वायर यहाँ पर लिखा है 1 + x का क्यूब, बिल्कुल ठीक है बच्चों। दूसरा यहाँ पर दूसरी रो में है y का स्क्वायर 1 + y का क्यूब। यहाँ तीसरी रो में है z का स्क्वायर 1 + z का क्यूब। ये हमारा सार्डिक है, और इस सार्डिक का मान बराबर 0 दिया गया है। तो हमसे सिद्ध करवाता है कि भाई यहाँ लिखा है सिद्ध करिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करके दिखाना है, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 1 + x × y × z ये बराबर 0 सिद्ध करके दिखाना है। इतना देखो हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। समझो ध्यान से कैसे करना है इसको। हमें एक बात तो दे दी गई भैया x, y, z बराबर नहीं है, ये भी बात ठीक है। इस डेल्टा का मान बराबर 0, मतलब इस सार्डिक का मान पूरे का 0 है। तो बस इनसे इनकी सबकी मदद करते हुए, मतलब इनकी मदद लेते हुए हम हल करते करते यहाँ तक आना है। ये प्रूव करके दिखाना है कि 1 + x × y × z बराबर 0, ये हमें प्रूव करके दिखा देना है। देखो बच्चों यहाँ पर ये दिया गया ना, इसको हम यहाँ ऐसे लिखें कि जो डेल्टा है ना, वो डेल्टा बराबर क्या दिया गया है, डेल्टा बराबर ये दिया गया है, ये इस तरीके से कि भाई x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 1 + x क्यूब है, यहाँ y स्क्वायर 1 + y का क्यूब है, यहाँ z स्क्वायर 1 + z का क्यूब है, और ये है क्या बच्चों, 0 के बराबर है। बच्चों एक बात बताओ कि क्या इस सार्डिक को दो सार्डकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। हमने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि यदि किसी एक स्तंभ में दो पदों का योग होता है, या किसी पंक्ति में दो पदों का योग है, तो सार्डिक को दो सार्डकों में तोड़ के लिख सकते हो, दो सार्डकों के योग के रूप में लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हम इस सार्डिक को दो सार्डकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। हम पहला सार्डिक क्या मिलेगा, x, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर 1, और ये आपका y स्क्वायर 1, और यहाँ पर z स्क्वायर 1 मिलेगा। और इसके बाद अगला सार्डिक क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेंगे x स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर y स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर y क्यूब हो जाएगा, यहाँ z स्क्वायर रहेगा, और ये आपका z का क्यूब हो जाएगा। बोलो बच्चों इतनी बात ठीक समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर हमने क्या किया, काम कर दिया कि एक सार्डिक तो ये बना दिया, फिर बीच में प्लस का निशान लगा के यहाँ पर इनको तो वही रखना है, इन दो को तो वही रखना है। बस ये हमारा जो कॉलम तीसरा है ना, उसको x क्यूब y क्यूब z क्यूब लिख देना है। दो सार्डकों के योग के रूप में हमने इसको व्यक्त कर लिया। ठीक है, अब देखो हम इसका, और हमें ये दिया गया है कि इस पूरे सार्डिक का मान बराबर कितना है, 0 है। इसका मतलब इन दोनों सार्डकों का योगफल जो है ना, वो भी 0 है। ये हमें इतना दिया गया है, बराबर में क्या है, 0। क्लियर बच्चों। अब इसको हल करो, हल करते करते कहां तक पहुंचना है, 1 + x × y × z बराबर 0, यहां तक इसको हल करके ले आना है। ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है इन दोनों की मदद से। बड़े आराम से समझो पूरी बात। बच्चों क्या कर दें कि यहां पर जो लिखा है ना, ये तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिलहाल हम इसको ऐसा ही लिख लेते हैं। देखो ध्यान दें, इसको लिख दें x, यहाँ x का स्क्वायर यहाँ पर 1, और यहाँ पर y का स्क्वायर यहाँ पर 1, यहाँ पर z का स्क्वायर, और ये आपका 1। ठीक है, इसको तो आप ज्यों का त्यों रखा रहने दें एक बार, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि पहली वाली रो में x कॉमन दिखाई दे रहा है, दूसरी वाली रो में y कॉमन दिखाई दे रहा है, तीसरी वाली रो में z कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहां से हम इतना कॉमन ले लेते हैं, अगर दिखाई दे रहा है तो ले कॉमन भाई, x यहां से कॉमन लें, इसमें से y कॉमन ले लें, और ये तीसरी वाली रो से हम z कॉमन लें, तो हमें क्या मिलेगा। आप देखो यहाँ पे बचा कितना, x कॉमन में चला जाएगा तो देखो 1 यहाँ बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से x स्क्वायर बचेगा। बोलो बचेगा बच्चों कि नहीं बचेगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से y हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ y का स्क्वायर बचेगा,
यहां से हमने जेड कॉमन लिया है तो यहां पर 1 बचेगा, यहां जेड बचेगा और यहां जेड का स्क्वायर बचेगा। ठीक है बात, और ये सब कुछ क्या चल रहा है, बराबर में 0। ठीक है, और आगे देखो इसके बाद अब जो एक बात यहां से इनको दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो कॉलम ये वाला है ना, ये वाला कॉलम थोड़ा इधर का उधर है। आप देखो ध्यान से एक्स बाई जेड, यहां भी देखो एक्स बाई जेड है, ये वाला कॉलम है वो बीच में आ गया, ये वाला कॉलम है, ये वाला थर्ड कॉलम ये पहले आ गया, और ये सेकंड वाला ये है ये लास्ट में पहुंच गया। मतलब हमने इधर का उधर कर लिया है, बाकी है सब कुछ यही। अगर हम इसको और इसको एक करना चाहें तो देखो ध्यान से समझो कैसे करोगे बच्चों। यहां पर 1 1 1 लिखा है, तो ये जो 1 1 है ना, इसको इधर ले आओ और इसको यहां कर दें। कोई समस्या, कर सकते हो ना। यहां पर ऐसा करने से मतलब कॉलम को चेंज करने से क्या होता है, उसका साइन बदल जाता है। कोई दो कॉलम आपस में चेंज कर दें तो साइड का साइन बदल जाता है, मान तो बदलता नहीं है। तो यहां से अगर हम ऐसा कर दें, देखो ध्यान दें, यहां पर लिख देते हैं क्या कर रहे हैं हम, यहां पर C1 और C3 को चेंज कर रहे हैं, C1 C3 को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, C1 और C3 को अगर चेंज कर दें तो बच्चों क्या बन जाएगा, यहां देखो हम लिख देते हैं C1 और C3 को, और थोड़ा ऊपर लिख दें C1 और C3 को चेंज करके रख रहे हैं। ठीक है, C1 C3 को चेंज करके रख रहे, तो भाई ये वाला है ना, यहां आ जाए 1 1 1 लिख दें, और ये वाला इधर लिख दें एक्स बाई जेड लिख दें। बीच को तो हमने बदला नहीं है, एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, ये तो ठीक है। ठीक है, अब बच्चों इतना करने से हुआ क्या, इतना करने से इसका साइन बदल गया, देखो ये माइनस का हो गया। ठीक है, इसका फिलहाल कुछ नहीं करना है, एक्स बाई जेड ज्यों का त्यों रखें, और 1 1 1 और एक्स बाई जेड, और यहां से एक्स का स्क्वायर बाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर फिलहाल ज्यों का त्यों बराबर में 0। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। एक बात और यहां से कर देते हैं अगर, तो यहां से बिल्कुल ये और ये बिल्कुल एकदम सेम हो जाएगा। देखो क्या कर दें, यदि इस वाले कॉलम को यहां रख दें और इस वाले कॉलम को यहां रख दें, फिर से एक बार कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम चेंज कर दें, तो बिल्कुल ये सार्डिक दोनों एक ही सार्डिक बन जाएंगे। देखो ध्यान से, ठीक है कि नहीं। तो यहां से फिर वही कर देते हैं, देखो यहां से हम अब आगे ले जाएं तो इसमें से ये ये C1 है, इसको नहीं बदलना है। देखो C1 तो ज्यों का त्यों रखना है, हमें दोनों सार्डकों को एक बनाना है बस। ये तो हमारा ठीक है, ये C1 तो एक ही अवयव है ना, बस इनको दोनों को चेंज कर दें, इसको यहां कर दें, इसको यहां कर दें, मतलब C2 और C3 को चेंज कर लें, C2 और C3 को हम आपस में बदल लें। ठीक है, C2 और C3 को बदलने से हमें यहां से देखो क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां फिर ये देखो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस का था, अगर इसको बदलोगे तो एक बार माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहां देखो 1 1 1, इसको हमने नहीं बदला है, केवल दूसरा कॉलम तीसरा बनाना है, तीसरा को दूसरा बनाना है। तो एक्स बाई जेड यहां लिखना है, एक्स बाई जेड लिखना है, और ये हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ बाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर रखना है। ठीक है, प्लस यहां से देखो इसको ज्यों का त्यों एक्स बाई जेड, और यहां से ये आपको ज्यों का त्यों रखना है। क्या लिखना है, 1 1 1, यहाँ एक्स बाई जेड, और यहाँ से एक्स का स्क्वायर, ये बाई का स्क्वायर, यहाँ जेड का स्क्वायर, और इसको बराबर हम 0 रख रहे हैं, तो चलने दें 0। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंचे, तो अब आगे देखो, अब तो आपको ये बिल्कुल एकदम सिम लग रहा है, अब तो कोई समस्या नहीं है, एकदम सेम है। तो भाई यहां से हम दोनों सार्डकों को कॉमन ले सकते हैं, दोनों जगह से, दोनों पदों से हमें एक सार्डिक कॉमन दिखाई दे रहा है। जब कॉमन में ये पूरा चला जाएगा तो यहाँ बच्चों 1 मिलेगा, प्लस यहां से पूरा ये कॉमन चला जाएगा तो फिर एक्स इंटू बाई इंटू जेड मिलेगा, और यहां से कॉमन जो मिला है उसको यहां लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर में क्या 0। कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास है 1 एक्स एक्स का स्क्वायर, यहाँ है 1 बाई बाई का स्क्वायर, यहाँ पर है जेड और जेड, सॉरी 1 जेड और जेड का स्क्वायर, ये हमारा कॉमन वाला जो है ना सार्डिक, उसको हमने लिख लिया। ठीक है, अब बच्चों इस सार्डिक का हम यहाँ से मान ज्ञात करेंगे। इसका मान देखो सीधा प्रसार करने से भी ज्ञात हो जाता है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं तो उसका मान सरलतम रूप से ज्ञात हो जाता है। तो बच्चों कैसे प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, ध्यान से समझो। हमें मोस्टली काम हमारा ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें 0 बन जाए, इसमें हम ऐसा ऑपरेशन लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा अवयव शून्य बन जाए, बस ऐसा हमें करना होता है। तो बच्चों ये सीधी बात दिखाई दे रही है कि अगर यहाँ से इसको घटाओगे, भाई 1 में से 1 घटाओगे 0 मिल जाएगा,
यहाँ इस वन में से इसको घटाओगे तो भी 0 मिल जाएगा। यहाँ 2 0 तो बहुत आसान से मिल सकते हैं। चलो इनको हम पहले रखेंगे, कौन कौन से 0 मिल सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ करे जा सकते हैं। बच्चों यहाँ ऐसा करते हैं, R2 पर R2 को रिप्लेस कर दें R2 में से R1 घटा करके। ये R2 है, ये R1 है, इस वन में से इस वन को घटाओ, इस बाई में से x को घटाओ, बाई स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाओ। ठीक है, R2 पर लिखो और R2 में से R1 घटा के। ठीक है, और इसी प्रकार ये R3 को भी हम बिल्कुल इसी प्रकार, ये R3 है ना, इसको भी हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं। कैसे? R3 में से R1 को घटा के। इसको भी देखो हमने चेंज कर लिया। ठीक है, R3 को भी चेंज कर दिया, R2 को भी चेंज कर दिया, R1 को कुछ नहीं किया, तो R1 हम फिर ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। देखो 1 इन प्लस x इंटू बाई इंटू जेड, ये तो ज्यों का त्यों है, इसको हमें बदलना नहीं है हमने, तो ज्यों का त्यों लिख देते हैं। 1x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख दें। लेकिन यहाँ से ये R2 है, इसमें से R1 घटा के लिखना। 1 में से 1 घटाओ 0, बाई में से x घटाओ, बाई माइनस x लिखना है। बाई स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओ तो बाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ से R3 में से R1 घटाना है और R3 पर लिखना है, तो R3 में से R1 घटाओ। देखो ये R3 है, 1 में से 1 घटाओ 0 मिलेगा, z में से x घटाओ तो z माइनस x मिलेगा, z स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओ तो z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मिलेगा, बराबर में 0 है। बच्चों इतनी बात भी ठीक है। ठीक है, आगे अब आप यहां से एक और थोड़ा स्टेप बढ़ा के देखो, 1 प्लस एक्स इंटू बाई इंटू जेड, और यहां से आप देख सकते हो कि 1 ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से बच्चों अगर ऐसा लिख दें कि ये तो 0 है और यहां से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो भाई हम x माइनस बाई लिख सकते हैं। अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये x हो जाएगा प्लस का, बाई हो जाएगा माइनस का। यहां भी देखो वही काम करेंगे, माइनस कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर की अगर गुणनखंड कर दिया जाए तो ये भी पता है कि भाई एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई हो जाएगा, ये भी पता है। सही है कि नहीं? यहाँ पर हमने इस पर माइनस कॉमन पहले ले लिया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के गुणनखंड एक्स माइनस बाई एक्स प्लस बाई कर लिए। ठीक है, अब आगे तीसरी रो पर आओ। देखो ये हमारा 0 है, यहां से भी हम वही काम करेंगे। देखो z माइनस एक्स, यहाँ माइनस कॉमन ना ले, ज्यों का त्यों, z में से x ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो z माइनस एक्स ये ज्यों का त्यों। यहाँ पर अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, तो हमें गुणनखंड मिलेंगे z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। ठीक है, ये हमें इसके गुणनखंड मिल जाएंगे, और बराबर में यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 0। करेक्ट है बच्चों? इतनी बात। आगे देखो ध्यान से, ये हमारे पास है 1 प्लस एक्स इंटू बाई इंटू जेड, ये भी बिल्कुल ज्यों का त्यों रखें। और यहाँ से हम ध्यान से देखो तो भाई यहाँ से एक्स माइनस बाई दोनों तीनों जगह से कॉमन है, मतलब इस रो से हम एक्स माइनस बाई कॉमन ले सकते हैं, इस वाली रो से बाई जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। ध्यान से समझो, जेड माइनस एक्स 0 से तो कोई भी कॉमन ले लो, मिल जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसी प्रकार यहाँ से एक्स माइनस बाई और 0 में एक्स माइनस बाई कॉमन मिल सकता है। तो ये दोनों जगह से देखो, R2 से एक्स माइनस बाई और R3 से z माइनस एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो अब कॉमन लेने के बाद क्या बचा? देखो ये तो हमारा 1 है, ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें से हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया, लेकिन यहाँ से हमने कॉमन लिया। देखो ये तो 0 रहेगा, यहाँ से जब एक्स माइनस बाई कॉमन चला जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, यहाँ से x माइनस बाई कॉमन चला जाएगा तो माइनस में बचेगा x प्लस बाई। ठीक है, माइनस का क्या बचेगा? x प्लस बाई। और यहाँ से भी हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया, देखो ये 0 हमारा रहेगा, यहाँ से कॉमन चला गया z माइनस एक्स तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ से ये कॉमन चला गया तो z प्लस एक्स बचेगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात। मेरे ख्याल से अब ज्यादा परेशान न हो, ज्यादा 0 करने की अब जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल हम अपनी जगह पर फिट हैं। हम यहाँ पर C1 के सापेक्ष प्रसार कर दें, देखो 2 तो 0 हमें मिल गई, 2 0 मिल गए। अब सीधा प्रसार करते हैं, तो यहाँ से देखो 1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, ये कैंसिल और ये कैंसिल, बस इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। ये तो 0 है, ये 0 है। ठीक है, C1 के सापेक्ष अगर प्रसार करेंगे तो बिल्कुल एकदम आसान सा एक लाइन में ही आंसर आएगा। यहाँ लिख देते हैं, देखो 1 प्लस एक्स बाई जेड, और इनटू में यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस बाई, यहाँ लिखेंगे जेड माइनस एक्स, और यहाँ फिर इसका प्रसार देखो लिख देते हैं 1 के सापेक्ष पहले प्रसार करना है। ये कैंसिल करोगे, इसका गुणा इसमें माइनस इसका गुणा इसमें,
देखो -1 का जब गुणा करोगे तो माइनस में जेड माइनस में एक्स हो जाएगा। -1 का गुणा यहाँ जेड प्लस एक्स में करोगे, माइनस का जेड माइनस का एक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो 1 का गुणा माइनस में एक्स प्लस वाई में करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का गुणा करोगे तो एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई ही रहेगा बच्चों, ठीक है। आगे आपको अब कुछ करना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो जीरो है बच्चों। फिर इसके बाद ये भी जीरो है। देखो ये क्या करते हैं, पहले प्लस लिखते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, तो ये तो दोनों जीरो है, इसमें कुछ आगे करना ही नहीं है, काम खत्म। बस समझो यही आंसर आपका आ गया। देखो ध्यान दें, बराबर में जीरो चल रहा था भाई, जीरो जरूर चलने दें, बराबर में जीरो है, ठीक है। आगे मेरे ख्याल से अब सीधा सीधा इसका आंसर ही आने वाला है। ध्यान से समझो बच्चों, यहाँ पर इतनी जगह में आ जाएगा। देखो 1 + x इंटू बाई इंटू जेड, 1 + x इंटू बाई इंटू जेड, और इसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो ये बच रहा है x माइनस बाई, x माइनस बाई। यहाँ पर क्या है, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स लिखो, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये पूरा कैसे करना है, यहाँ पर कुछ पद कट रहे हैं। देखो x माइनस का प्लस का ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बाई माइनस का जेड बचेगा। ये बाई प्लस का है, माइनस का जेड है, क्या लिखना है, बाई माइनस जेड लिखना है, और बराबर में क्या है, ये जीरो। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से समझो कि प्रश्न आपका ये कहता है कि भाई x जीरो x बाई जेड बराबर बराबर नहीं है। देखो प्रश्न कहता है x बाई जेड विभिन्न है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों यहाँ से ये 4 गुणनखंड है, पहला गुणनखंड, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 गुणनखंड बराबर जीरो है। तो ये जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो होगा, अदरवाइज ये जीरो, अदरवाइज ये जीरो, 4 में से कुछ ना कुछ जीरो होगा, तभी तो गुणनफल शून्य हो सकता है। तो यदि यहाँ पर ऐसा लिख दें कि यदि 1 + x इंटू बाई इंटू जेड बराबर जीरो लिख दें, ये पहला गुणनखंड बराबर जीरो लिख दें। ऐसा हो सकता है कि पहले ही गुणनखंड जीरो हो। ऐसा भी हो सकता है कि यदि x माइनस बाई बराबर जीरो, तो ये तो x बराबर बाई हो जाएगा बच्चों, जबकि प्रश्न में कहता है कि भाई x और बाई तो विभिन्न है, अलग अलग है, x बराबर बाई नहीं हो सकता। इसका मतलब x माइनस बाई बराबर जीरो नहीं हो सकता, x बराबर बाई नहीं हो सकता, इसका मतलब x माइनस बाई बराबर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तथा अगर ये जीरो लिख दें, देखो जेड माइनस एक्स बराबर जीरो लिखें तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, x। ये भी देखो बराबर प्रश्न के अनुसार बराबर नहीं है। तथा बिल्कुल ठीक इसी प्रकार ये आपका बाई माइनस जेड बराबर जीरो, तो ये भी देखो बाई बराबर जेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिया गया है, क्योंकि दिया है कि x बराबर बाई बराबर जेड, ये बराबर बराबर नहीं है, x बराबर नहीं है बाई के, बराबर नहीं है जेड के। अतः जब ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जरूर जीरो है। फिर 1 + x इंटू बाई प्लस जेड बराबर जीरो जरूर है, यही हमें बच्चों सिद्ध करना है, ठीक है। बात आई समझ में कि नहीं? ध्यान से समझो, यहां पर हमने 1x माइनस बाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये तीनों जीरो नहीं हो सकते, ये कभी भी जीरो, क्योंकि प्रश्न कहता है कि अगर ये जीरो हो जाएंगे तो फिर तो ये तीनों बराबर हो जाएंगे ना। यहाँ प्रश्न कहता है कि तीनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, केवल यही जीरो हो सकता है, 1 + x इंटू बाई इंटू जेड, ये जीरो हो सकता है, जो हमसे प्रूव करवाया गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये हमारा प्रश्न था, बहुत ही देखो इस पर बच्चों हम कितना भी अगर ये इंपॉर्टेंट कहें, कितना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो कम है, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा भाई, स्टार पर स्टार बना दें यहाँ पर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जितने स्टार कम लगाएं बहुत कम है, ठीक है। तो बच्चों इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपके पास अब एग्जाम्पल नंबर है आपका 16। चलिए बच्चों उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। उदाहरण नंबर है 16। उदाहरण नंबर 16 जो बच्चों है ना, वो भी इससे कहीं कम नहीं, मतलब उदाहरण नंबर 15 से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, ठीक है। उदाहरण नंबर 16 भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो 16वां उदाहरण क्या है, ये है 16वां उदाहरण। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है दर्शाइए, मतलब इसमें भी आपको सिद्ध करके ही दिखाना है। क्या क्या सिद्ध करके दिखाना है, दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है। देखो ये हमारा एक सारणी दिया गया है,
जिसमें लिखा है 1 प्लस ए और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, ठीक है। दूसरा आपका रो है जिसमें दिया गया है 1 प्लस बी और ये आपका 1, और तीसरा रो है 1 प्लस सी, ऐसा हमें दिया गया है सारडिक, ठीक है। और इस सारडिक को हमें काय के बराबर सिद्ध करके दिखाना है। ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, इतना हमें सिद्ध करके दिखाना है। और भी आगे दिया गया है बराबर में ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, इतना बच्चों हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे दिखाओगे भाई, बिल्कुल एकदम आसान काम है। हमें प्रोसेस याद रखनी है कि अगर हम यहाँ पर इसका सीधा सीधा प्रसार कर दें तो अभी आंसर तो ये आने ही वाला है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसको अगर सीधा प्रसार करके यहाँ तक ले आओगे तो मेरे ख्याल से बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपके पास समस्या बढ़ सकती है। यहाँ पर पहले हम प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और फिर इसकी मदद से हम इनको आराम से प्रूव कर सकते हैं। देखो क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझो। हम एक काम करते हैं, ये हमारा जो है ना, ये LHS ले लेते हैं। LHS हमारा क्या लिखा है, इस पूरे को लिख दें। देखो 1 प्लस ए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये 1 प्लस बी, ये 1 है, 1 और 1 प्लस सी, ये हमारा कोई सारडिक है, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा हमने कहा हमें ये आंसर की ओर अपना बढ़ना होता है भाई, हमें तो यहाँ तक पहुंचना है। तो बच्चों आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि हमें पहले ए बी सी कॉमन लेके बाहर निकालना है। कॉमन लेके हम तीनों से बाहर निकालें तो बच्चों एक काम करते हैं, R1 से ए कॉमन लें, इससे हम बी कॉमन लें, इससे हम सी कॉमन लें। वैसे तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि भाई कॉमन तो है नहीं, जबरदस्ती क्यों कर रहे बच्चों, जबरदस्ती इसलिए कि हमें यहाँ पर ए बी सी चाहिए। और इसके बाद इसके साथ साथ एक और बात है कि 1/a चाहिए, 1/b चाहिए, 1/c चाहिए। जब हम कॉमन लेंगे तो 1 में भाग देंगे तो 1/a आ जाएगा, यहाँ 1 में भाग देंगे 1/a आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दूसरी वाली रो में जब b कॉमन लेंगे तो यहाँ पर b बटे में आएगा, यहाँ पर भी b बटे में आएगा, ठीक है कि नहीं। इसी प्रकार यहाँ से c कॉमन लेंगे तो बटे में c और यहाँ पर बटे में c, ठीक है। तो यहाँ से हम ए बी सी कॉमन लेके बाहर निकालेंगे। और कहां से लिया हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दें R1, R2, R3 से क्रमशः R1, R2, R3 से क्रमशः A, B व C कॉमन लेने पर यहाँ पर देखो हम कॉमन लेके पहले बाहर निकालें तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा बच्चों, ए बी सी बाहर निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ देखो अगर इसमें से ए कॉमन लें तो अगर ए इसमें से कॉमन लेंगे तो 1 में से भी देखो 1/a हो जाएगा। अब यहाँ पर +1 हो जाएगा। इस पूरे में 1 प्लस ए में हम ए का जब भाग करेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, कॉमन वाली राशि से भाग दे देते हैं। तो भाई इसमें हम भाग करेंगे तो बच्चों यहाँ पर देखो इस प्रकार लिख सकते हैं 1/a प्लस a/a। भाई 1 में a का भाग करना है, प्लस यहाँ a/a लिखोगे तो a/a तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ निश्चित रूप से 1 + 1/a मिलेगा। देखो ये 1 हो जाएगा, ये 1/a। तो इस तरीके से क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा 1/a प्लस 1 कहें या 1 प्लस 1/a कहें, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। चलो अच्छी बात है। इसी प्रकार यहाँ भी देखो कॉमन हम लेंगे तो 1/a मिलेगा, यहाँ भी हम a कॉमन लेंगे तो 1/a मिलेगा। देखो हमने a पूरी रो से हमने a कॉमन ले लिया। अब इस दूसरी वाली रो में हम b कॉमन ले लें तो बिल्कुल ठीक, यहाँ b का भाग कर दें 1/b हो जाएगा। यहाँ b का भाग करेंगे तो 1/b प्लस 1 हो जाएगा। देखो ध्यान दें, b का यहाँ भाग, b का यहाँ भाग, b/b मतलब 1, और b का भाग करेंगे तो 1 + b 1/b हो जाएगा। यहाँ भी देखो b से भाग करोगे 1/b हो जाएगा। अब यहाँ हमें c से भाग करना है, बिल्कुल आसान से। यहाँ c का भाग करोगे 1/c, यहाँ c से भाग करोगे 1/c, यहाँ c से भाग करोगे तो 1/c प्लस 1 हो जाएगा। बच्चों इतनी बात ठीक है कि नहीं। हमने क्या काम किया भाई, a b c, R1 से a कॉमन, R2 से b कॉमन और R3 से c कॉमन लेने के बाद देखो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है बच्चों। आगे देखो ध्यान दें, अब हम यहाँ पर देखो इसके तरफ बढ़ते हैं। भाई हमें यहाँ पर इसको भी तो मिलाना है। क्या कर दें कि ये बन जाए बच्चों, यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों को जोड़ के हम R1 पर लिख दें
तो निश्चित रूप से हमें यही प्राप्त होगा। देखो ध्यान दें, ऐसा करते हैं कि R1 को रिप्लेस करेंगे R1 में R2 और R3 को जोड़ करके, R1 R2 R3 तीनों को जोड़कर यहां लिखना है। ठीक कर देते हैं, बिल्कुल आसान सा ये आपका आगे का स्टेप है, बिल्कुल एकदम आसान। क्या करेंगे, देखो ये आपका 1 है और 1/a, देखो 1 + 1/a तो ये लिखा है, इसमें जोड़ो प्लस 1/a, इसमें जोड़ो प्लस 1/c, ये 1/b है। ठीक है, यहां पर एक बार फिर से समझो, 1 + 1/a ये हमारा R1 है और इसमें ये जोड़ो और ये जोड़ो, 1/b जोड़ो 1/c जोड़ो, बिल्कुल ठीक ऐसा ही यहां करना है। 1/a तो हमारा ये लिखा है और इसमें जोड़ना क्या है, जोड़ना है 1/b + 1 प्लस ये जोड़ना है 1/c। तो सिंपल सा काम है, +1 ये यहां लिखा है, अगर यहां लिख दें तो भी वही बात है, जो ये है वही बिल्कुल ये है। इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ के यहां पर लिखना है, तो 1/a प्लस 1/b और प्लस में 1/c और +1। ठीक है, यहां हमने इनको तीनों को जोड़ के हमने यहां पर लिख लिया। अब बच्चों R1 हमारी कंप्लीट हो गई। R1 को हमने कैसे लिखा, R1 को हमने लिखा कि R1 में जोड़ा है R2 और उसमें जोड़ा है R3, तीनों को जोड़कर हमने R1 पर लिख दिया। ठीक है, R1 को हमने रिप्लेस किया है R1 + R2 + R3 से, क्लियर है। R2 को नहीं बदला, R3 को नहीं बदला, तो नहीं बदला भाई, यूं का त्यों लिख देते हैं 1/b और ये आपका है 1/b + 1, ये आपका है 1/b, इसको भी नहीं बदला है मतलब 1/c और ये भी आपका 1/c और ये भी आपका 1/c + 1, यूं का त्यों रखना है। इतनी बात बच्चों समझ में आई, क्लियर बात है। अब अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बात और समझ में आ रही होगी कि यहां से R1 से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो दे रहा है कि नहीं, R1 से हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। हम यहां लिख देते हैं R1 से 1 प्लस, यहां देखो लिख दें R1 से 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर यहां पर देखो हमें इतना कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा देखो a b c तो ज्यों का त्यों है और यहां से जो कॉमन मिला है उसको भी लिख लें, तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये देखो इतना कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब कॉमन के बाद क्या बचा उसको यहां लिख लेते हैं। देखो क्या क्या बचा है बच्चों, यहां से हमने 1 + 1/a + 1/b + 1/c सब में से कॉमन लिया, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा, पूरा कॉमन जाता है तो क्या बचता है 1। यहां से इसको ज्यों का त्यों रखना है 1/b + 1 और यहां से 1/b। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर देखो ये आपका है 1/c, ये आपका है 1/c और ये आपका है 1/c + 1, ये हमारा है। ठीक है बच्चों, इतनी बात यहां तक समझ में आई। और थोड़ा आगे बढ़ाएं, बराबर में a b c इंटू ब्रैकेट में 1/a + 1, यहां पर ब्रैकेट में क्या है 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर इसका हम प्रसार करके भी ज्ञात कर सकते हैं मान, और यहाँ प्रॉपर्टी लगा के और भी आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी बच्चों जब लगाते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स 0 हो जाए, वो कुछ हम ऐसा करते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे शून्य हो जाएं। तो बच्चों क्या करते हैं बताओ, हम यहाँ से एक काम करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, और C1 में से C2 घटा के लिखो, एक 0 बन जाएगा। C2 में से C3 घटा के लिखो, एक दूसरा 0 बन जाएगा। फिर 2 0 बनेंगे तो फिर इसके बाद हम उसका प्रसार कर लेंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर हम क्या कर दें कि इसमें से इसको घटाएं। बच्चों यहां लिख देते हैं C1 को रिप्लेस करेंगे C1 में से C2 को घटा के, और C2 को रिप्लेस करेंगे C2 में से C3 घटा के। हम यहां पर ऐसे 2 ऑपरेशन कर देते हैं। देखो ध्यान दें, ये जो C2 है ना, C1 है ना, इस C1 को हमें बदल के लिखना है, इसमें से इसको घटा के लिखना है। 1 में से 1 घटाओ 0, 1/b में से इसको घटाना है। देखो 1/b में से घटाना है कितना 1/b, और ये माइनस का 1 ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, -1 बचेगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे क्या बचेगा -1। अब इसमें से इसको घटाओगे क्या बचेगा, पहला काम तो वही करते हैं ना, इसमें से 1 में से 1 घटाया 0, ये 1/b, सॉरी यहां गलत लिख गया, 1/b में से 1/b + 1 घटाओगे तो यहाँ पर -1 बचेगा। 1/c में से 1/c घटाओगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है,
अब आगे देखो यहाँ C2 को भी बदल के लिखना है, तो 1 में से 1 घटाओगे 0 बचेगा। 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 में से इसको घटाओगे 1 अपॉन बी को, तो 1 अपॉन बी से 1 अपॉन बी कट जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार 1/c में से इसको घटाओगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 यहां से मिलेगा बच्चों, ठीक है। और ये C3 में कुछ भी नहीं किया गया है, तो 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी प्लस 1 इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है। और थोड़ा आगे आओ, बराबर में ए बी सी और आपका ये 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ आप देख पा रहे हो ये R1 जो है ना, R1 से 2 अवयव हमारे शून्य हो गए, तो इसका मतलब हमें इसी R1 के सापेक्ष प्रसार करना होगा, है ना, तभी तो सिंपल बनेगा। तो हम क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, पहला ये 0 है, बिल्कुल ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाते हैं बच्चों, ये भी हमारा 0 है, चलो काम खत्म। प्लस यहाँ पर अब तीसरा कितना है, प्लस का है। अब ये आपको ये और ये कैंसिल कर देना, क्या करना है, इसका इसमें गुणा माइनस इसका इसमें गुणा, 1 का गुणा माइनस 1 का गुणा, -1 में करोगे प्लस का 1 और फिर माइनस ये 0 का गुणा करोगे तो 1 में गुणा 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये बच्चों देखो इसका आंसर मिल गया, ए बी सी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी लिखना है, और यहाँ ब्रैकेट में देखो 1 का 1 में गुणा क्या मिल जाएगा, 1, बाकी तो सब शून्य है ना, 1 ही मिलेगा, 1 का गुणा करोगे बस इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखो आपका सिद्ध होके दिखाई दे रहा है ना, सिद्ध हो गया। अब इसमें ए बी सी का अगर अंदर गुणा कर दें तो ये हमें मिल जाएगा, देखो ए बी सी का 1 में पहले गुणा करोगे तो ए बी सी मिलेगा, ए बी सी का 1/a में गुणा करोगे तो a से a कट जाएगा, प्लस का बी सी मिल जाएगा, प्लस यहाँ इसका इसमें गुणा करोगे तो b से b कट जाएगा तो a c मिल जाएगा, a इंटू सी लिख दें, प्लस यहाँ पर इसका 1 में गुणा करोगे c से c कट जाएगा तो a इंटू बी ये मिल जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है, क्लियर है, कोई किसी को समस्या तो नहीं, एकदम आसान सा काम, एकदम बिल्कुल बढ़िया सा। हमें अपने आंसर को टारगेट करना है कि भाई यहां तक हमें पहुंचना है। तो हमने सबसे पहले काम क्या किया है बच्चों, एबीसी हमने कॉमन लेके जबरदस्ती कॉमन ले लिया, है नहीं कॉमन, हमने जबरदस्ती कॉमन ले लिया। इसमें से R1 से हमने A कॉमन लिया है, R2 से B कॉमन लिया है, R3 से C कॉमन लेके हम यहाँ पर पहुंच गए, हमने जबरदस्ती ABC कॉमन ले लिया, ठीक। और फिर हम ये साइड पर जब पहुंचे तो हमने ये देखा कि भाई हमें आगे इस स्टेप को लगाना है, इसको इस ब्रैकेट को मिलाना है, तो भाई हम क्या कर दें, इनको सबको जोड़ के R1 पर लिख दें। हमने R1 R2 R3 तीनों को जोड़ा और R1 पर लिख लिया। ये देखिए R2 ज्यों का त्यों, R3 ज्यों का त्यों, इसमें कुछ भी नहीं किया। अब यहां से आप देख पा रहे हो R1 में से 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, ये हमारा इतना पूरा कॉमन दिखाई दे रहा है, तीनों पदों से यहाँ से कॉमन है। तो यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, यहाँ देखो ए बी सी, इसको कॉमन लेके बाहर निकाला तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, देखो 1 1 1, ठीक है। और इनको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, R2 और R3 को ज्यों का त्यों, R2 R3 को ज्यों का त्यों, ठीक है। अब बच्चों अगर हम चाहते तो इसका प्रसार भी कर सकते थे, अगर इसका प्रसार करोगे तो अभी आंसर 1 मिलेगा। और यहाँ से देखो हमने इसको कुछ प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद आंसर निकाला तो भी 1 ही मिला। यहाँ से अगर हम सीधा आंसर निकालते तो थोड़ी गणना करने में थोड़ी कठिनाई मिलती, लेकिन हमने यहाँ पर क्या काम किया कि ऑपरेशन करके ऐसा कर लिया कि ज्यादा से ज्यादा 0 बन जाए, ऐसा करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या C1 को रिप्लेस कर दिया। कैसे रिप्लेस किया है, इसमें से इसको घटा के, भाई 1 में से 1 घटाओ 0, यहाँ इसमें से इसको घटाओगे माइनस का 1, इसमें से इसको घटाओगे 0। इसी प्रकार ये C2 में से C3 को घटा के लिखा है, 1 में से 1 घटाओ 0, और इसमें से देखो 1/b घटाओगे तो 1/b कट जाएगा तो 1 बचेगा, इसमें से इसको घटाओगे तो -1 बचेगा, और इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब हम यहाँ पर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। देखो हमने लिखा नहीं है, लेकिन आपको लिखना है R1 के सापेक्ष प्रसार, ठीक है। R1 के सापेक्ष हम प्रसार करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर देखो ये तो 0 है, फिर माइनस का होता है तो ये भी 0 है, माइनस हो प्लस हो 0 तो 0 है, फिर इसके बाद प्लस 1 लिखेंगे और इसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के बाद जो हमारा अवयव बचेगा, जो सार्डिक बचेगा वो यही तो बचेगा, बस इसका इसमें गुणा, माइनस माइनस प्लस का 1 लिखना है, फिर माइनस और ये 1 का गुणा 0 में 0, ठीक है। 1 1 कम 1 बच्चों, इसका सार्डिक का मान, पूरे सार्डिक का मान देखो 1 प्राप्त हो रहा है। 1 का इसमें गुणा करोगे तो यही मिलेगा, जो कि हमारा ये मिडिल वाला टर्म है, देखो बीच वाला पद यही तो है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया।
अब अगर हम ए बी सी का अंदर गुणा कर दें तो ये हमारा अंतिम वाला पद मिल जा रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का आंसर था। बहुत ही बच्चों मजेदार इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। इस पर भी जितने स्टार कम लगाए जाएं तो कम ही है, समझो, जितने ज्यादा लगाए जाएं वो भी कम है, ऐसे समझो। ठीक है, तो ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपका उदाहरण है, उसको भी आप कंप्लीट जरूर कर लें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। जो आपके एक्सरसाइज 4.2 है ना, 4.2 एक्सरसाइज, इस 4.2 एक्सरसाइज को हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक दिन आप वेट करेंगे, कोई बात नहीं। तो 4.2 एक्सरसाइज है। पहले इसमें आपसे कहा है कि भाई बिना प्रसार किए हम सड़कों का गुणधर्म का प्रयोग करते हुए 1 से 5 तक प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, 1 से 5 तक के पहले प्रश्नों को हल करेंगे और आगे ये भी आपकी एक्सरसाइज बड़ी है, हो सकता है 2 वीडियो बने इसमें भी, है ना, 2 लेक्चर आपके कंप्लीट कर देंगे, ये कोई बात नहीं। ठीक है, तो बच्चों इनको बड़े आराम से कंप्लीट करना है। यहां से बच्चों 4.2 एक्सरसाइज से, हालांकि ये 4.2 एक्सरसाइज के ही सारे उदाहरण हैं। अब हम जब 4.2 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे तो बच्चों 4.2 एक्सरसाइज और उससे संबंधित जो उदाहरण आपने अभी पढ़े, इनको सबको लेकर के एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% आता है, 100%। इसलिए बच्चों इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना ही करना है। एक ये 4.2 एक्सरसाइज है और इसके बाद एक 4.5 एक्सरसाइज है। इसके आगे 4.3, 4.4 से इतना ज्यादा नहीं, लेकिन 4.5 से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें से भी एक आपका प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो बच्चों अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन कोई मिस ना हो तो इसके लिए क्या करना है, इनको सबको अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके बाद जब हम एक्सरसाइज 4.2 अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो उसको भी आप अटेंड करना ही करना है, उसको आप जरूर कंप्लीट कर लें। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या लगी हो, कोई आपको परेशानी, किसी भी प्रश्न में कोई डाउट लग रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करके हमसे प्रश्न आप पूछें भाई कहाँ पे कोई समस्या है। ठीक है बच्चों, तो बस ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय।